तो स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को करने से पहले हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के बारे में जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, एक बार वापस से उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेस्ट मास एनर्जी की, जिसको हम रेस्ट मास एनर्जी या रेस्ट एनर्जी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था E = mc²। E है एनर्जी, m है मास। ये फॉर्मूला एनर्जी और मास के बीच का रिलेशनशिप बताता है। राइट, इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास होगा उसकी एनर्जी भी अवश्य रूप से होगी। राइट, अब यदि कोई बॉडी इसका मास मान लेते हैं m0 है, यदि वो रेस्ट में है वो स्थिर नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। राइट, जैसे इसका एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास जो पहले m0 था रेस्ट पर, अब वो बढ़कर m हो गया, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E = mc²। राइट, m की वैल्यू क्या है? m जो है वो रेस्ट मास पर डिपेंड करता है इस प्रकार से। अब मैं इसे आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों कि इसलिए क्योंकि जो हमारा एक्सरे है और या फिर जो हमारा गामा रे है, राइट, ये एक्सपेरिमेंट हम दोनों प्रकार से भी कर सकते हैं। आप एक्सरे को यदि आप ग्रेफाइट या लेड पर डालते हो तो भी एक्सपेरिमेंट दिखता है। इसी प्रकार से यदि आप गामा रे को यदि आप लेड या फिर ग्रेफाइट पर डालते हो तो भी एक्सपेरिमेंट दिखता है। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि जो फोटॉन्स हैं, राइट, जो एक्स रेज और गामा रेज के जो फोटॉन्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। राइट, इनकी एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, राइट, इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। राइट, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये लगभग क्या होंगे? लूजली बाउंडेड होंगे। राइट, जैसे फोटोन आएगा इनसे टक्कर करेगा, टक्कर करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। राइट, और ये जो टक्कर होगी, जो कोलिजन होगा, वो इलास्टिक कोलिजन होगा। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो सिंपल एनर्जी नहीं होती। राइट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो लगभग लाइट की स्पीड के बराबर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए। और इस कारण से आप वहां पर सिंपल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 12mv² नहीं लगाओगे, वहां पर आपको रिलेटिविस्टिक एनर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो हमने एनर्जी की बात करी। अब यदि मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का मास m0 है, राइट, ये पार्टिकल हो सकता है, बॉडी हो सकती है। राइट, मैं इसको एक बार ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, बॉडी बोल रहा हूँ। राइट, एक बेसिकली पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का या इस पार्टिकल का जो रेस्ट मास है वो m0 है, और अब ये जो बॉडी है वो लाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है। राइट, और इस कारण से उसका जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटा है, जो इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो p है। तो इन दोनों में इक्वेशन पाया जाता है, ये होता है E = p² c² m² c4। राइट, p² c² और m0² और c4। राइट, ये इन दोनों के रिलेशन आप देखोगे कि ये जो रिलेशन है वो एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटा के बीच का रिलेशन बताता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फोटोन है उसका मास 0 है तो क्या उसका मोमेंटम संभव है? उसका मोमेंटम संभव है, क्योंकि स्टूडेंट्स मोमेंटम दो कारण से आ सकता है। या तो किसी का मास, को हम जानते हैं मोमेंटम होता है P = mv, राइट, और सीधे तौर पर जो मोमेंटम है वो m पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। राइट, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो मोमेंटम है वो एनर्जी पर भी डिपेंड कर रहा है। राइट, यदि किसी का मास 0 है, फोटोन है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो आप देखोगे कि इसका जो
मोमेंटम होगा P इक्वल टू E बाई C। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जो फोटोन है उसका मास जीरो होने के बावजूद भी उसका मोमेंटम जीरो नहीं होता, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है। एनर्जी के कारण भी मोमेंटम आ सकता है, आता है ऑब्वियसली, राइट। एनर्जी के कारण भी मोमेंटम आता है। ये अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके पास कुछ एनर्जी भी है, राइट, आप कह सकते हो कोई बॉडी मूव कर रही है और उस बॉडी की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के लगभग इक्वल है, तो उसकी जो एनर्जी है वो दो प्रकार से डिफाइन करोगे, एक तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी और दूसरा उसका मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मोमेंटम नहीं है, राइट। और यदि कोई बॉडी है और उसका मास जीरो है तो भी उसकी एनर्जी के कारण उसमें मोमेंटम और रूप से आएगा, उसकी वैल्यू होगी P इक्वल टू E बाई C। अब फोटोन की एनर्जी होती है कितनी, h न्यू, राइट। तो अब इसकी जो एनर्जी h न्यू है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, h न्यू कौन है C, राइट, h न्यू कौन C। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस डेरिवेशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब चलिए हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं अपना आज का डेरिवेशन, राइट, क्वांटम इफेक्ट। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है, जो वेवलेंथ शिफ्ट होता है, वो किस प्रकार से स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है और क्यों डिपेंड करता है, राइट। अब देखो ये है हमारा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, राइट, एक प्रकार से रेस्ट में है। रेस्ट में ये क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये वैलेंसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो फोटोन की स्पीड के तुलना में बहुत कम है, राइट। इसलिए इसको लगभग रेस्ट में माना जा सकता है। और इसकी जो एनर्जी, इसका जो मास है वो m0 है। अब क्या हुआ, यहां पर हमारा एक एक्सरे फोटोन आया, और जब ये एक्सरे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, राइट, हमको पता है कि जो फोटोन होगा वो ड्यूल नेचर शो करेगा, पार्टिकल रूप में भी बिहेव करेगा। तो अब क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल के रूप में बिहेव कर रहा है, जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के साथ ही इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी को ग्रहण करके जो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था अब रेस्ट में नहीं रहेगा और इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब इसका मास मान लेते हैं m, राइट, और इसका मोमेंटम जो है वो है P। अब हम इनिशियली ये मान लेते हैं कि हमारा जो फोटोन है उसकी एनर्जी है E0 h ν0, और फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर इस दिशा में निकल गया, और इस फोटोन की जो एनर्जी है वो है h ν, और इसका जो मोमेंटम हो जाएगा h ν अपॉन c, राइट, E बाई C से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम है h ν अपॉन c, राइट, लिख लेता हूं h ν0 अपॉन c। ये क्या चीज है, इंसिडेंट फोटॉन्स मोमेंटम। अब ये है इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन, और स्कैटरिंग एंगल के बारे में मैंने आपको पिछले सेक्शन में बता दिया। ये हमारा स्कैटरिंग एंगल थीटा, और इलेक्ट्रॉन जो है इंसिडेंट डायरेक्शन से
फाई एंगल पर निकल गया। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था टकराने से पहले, इस फोटोन टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, इसकी एनर्जी हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी, और टकराने से पहले इस फोटोन की एनर्जी थी h²। टकराने के बाद क्या हुआ, फोटोन की एनर्जी होगी h², और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई mc², राइट। ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हम m का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। ये जो मास है वो रिलेटिविस्टिक मास है, सिंपल मास नहीं है, राइट। तो ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन से कर दिया। किससे कर दिया? एनर्जी कंजर्वेशन से। तो चलिए अब हम यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो 0 होगा, लेकिन फोटोन मूव कर रहा है और फोटोन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो ये है। सबसे पहले आप मोमेंटम इस डायरेक्शन में देखोगे, उसके बाद में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन देखोगे। अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से मोमेंटम है, कौन कौन से मोमेंटम है? एक तो इस फोटोन का मोमेंटम, एक तो इस फोटोन का मोमेंटम, एंगल कितना बना रहा है? थीटा। और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है? p। एंगल कितना बना रहा है? फाई। ये हमने देखा एक्स डायरेक्शन। नाउ अब हम देखेंगे वाई डायरेक्शन में। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। अब इस फोटोन का इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? h²/c sin थीटा, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहां माइनस आएगा। और इस इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? pe। यानी कितना हो गया? साइन, राइट। ये आपको पता है क्योंकि 90 माइनस थीटा, आप यहाँ पर साइन के लिए कोस लोगे, राइट। और कोस थीटा, जो कोस की वैल्यू कितनी आएगी? देखो आप इस साइन थीटा की जगह ओरिजिनली कोस लोगे, राइट। और एंगल जो आएगा वो कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। ठीक इसी प्रकार से आप इसकी जगह जो है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर cos फाई, और जो एंगल होगा वो आप लिखोगे 90 माइनस फाई, राइट। 90 माइनस फाई, और उसके बाद में जो आपको पता है कि जो cos 90 माइनस फाई होता है वो sin फाई होता है। ये आपने रिजोल्व करना आपने सीख लिया होगा कि आपने किस तरीके से वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी, क्योंकि जो मोमेंटम है एक प्रकार का आप कह सकते हो कि वेक्टर है, राइट। और वेक्टर को आपने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व किया है। रिजोल्व करना आपको अच्छी तरीके से आता है, इसमें स्टडी नहीं करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इनिशियली केवल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, इसलिए ये तो हमारा फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0, राइट। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। हमने ये जो टर्म थी उसको 0 की उस तरफ ले जाएंगे तो ये जो माइनस वाली टर्म थी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा।
एक इसमें है y डायरेक्शन में। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, जो इक्वल का साइन है उसको हम इक्वल के साइन इस तरफ ले आएंगे, तो ये जो हमारा जो टर्म पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, h म्यू अपॉन c cos थीटा, और यहां हमारा बचेगा p e cos फाई। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म। इस प्रकार से अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन, इस प्रकार से हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक ये इक्वेशन दूसरी ये इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू न्यू जीरो सी स्क्वायर और cos थीटा p स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं ये जो मोमेंटम है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, और अभी हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जब आप यहां से अंडर रूट हटाओगे तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा और ये टर्म विदाउट अंडर रूट हो जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पी कर दो इसको, और यहां से आप ये टर्म लिखोगे ई स्क्वायर राइट, और पी स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। स्क्वायर यहाँ पर इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर। उसके बाद में हमारी फाइनल टर्म जो बचेगी हो जाएगी एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर न्यू जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर टू एच स्क्वायर न्यू जीरो सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाए cos थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे p की जगह ये वाली टर्म इस्तेमाल करेंगे, ये होगा हमारा e स्क्वायर सी स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये बच गया, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल टर्म जो होंगी इन दोनों, जब आप इस पूरे इक्वेशन को हल करोगे, यहां पर देखो ध्यान दें, ये पीई जो है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है और m0 है वो रेस्ट मास है। तो जब आप इस टर्म को हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो E जो इक्वल आता है वो आता है mc स्क्वायर। m क्या चीज है यहाँ पर, रिलेटिविस्टिक मास। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से कोलाइड करके m मास को ग्रहण करेगा, यानी उसका मास m हो जाएगा ड्यू टू स्पीड, क्योंकि इसकी जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड के लगभग इक्वल होगी, लाइट की स्पीड के लगभग इक्वल होगी, इसलिए इसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, राइट। और यदि इसका मास m है तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी E वो हो जाएगी mc स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होगी, राइट। से हम जानते हैं
कि ई के इक्वल होगा इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो टर्म है इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी। इन दोनों को आप साथ साथ लिख दो। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे यहां पर सी स्क्वायर। अभी जो हमने टर्म ड्राइव की थी उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ई स्क्वायर तो ये हो जाएगी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। दूसरा टर्म हमारा रहेगी हमने यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू रख दी अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद